नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य कुलदीप आज पुनः एक नई जन्म कुंडली के साथ आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। ये जो जन्म कुंडली आपको दिख रही है, ये डेट ऑफ बर्थ है 8/11/1927, 8:10 सुबह का प्रातःकाल और कराची, जो आजकल पाकिस्तान पे है। ये भारत के ही एक विशेष श्रेष्ठ व्यक्ति कुंडली है, जिसने जमीनी स्तर पर काम करके एक बड़े पद तक पहुंचा, अपनी पूरी ताकत लगा दी राजनीति में और छोटे से कार्यकर्ता की राजनीति से प्रारंभ करके उस राजनीति के सर्वोत्तम पद तक व्यक्ति पहुंचा और लगभग जो भी करना चाह रहा था उन्होंने किया। इस जन्म कुंडली पर हम धन का योग देखेंगे, संतान का योग देखेंगे और राजनीति में टॉप तक तो व्यक्ति पहुंचा, लेकिन एक कदम पीछे रहा, केवल एक कदम। जो लास्ट वाली सीढ़ी थी, उस लास्ट वाली सीढ़ी से थोड़ा सा पहले नीचे वाली सीढ़ी पर व्यक्ति रहा। ऐसा क्या कारण था कि इतना सब कुछ मिलने के बाद, इतनी सारी चीज़ें मिलने के बाद, सब कुछ हाथ में होने के बावजूद भी वो लास्ट सीढ़ी को व्यक्ति नहीं चढ़ पाया? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसने क्या किया कि जिस पद के लिए या जिस कार्य के लिए जो काम वो व्यक्ति करना चाह रहा था, उस कार्य को करने के लिए उससे वो ताकत नहीं मिल पाई? देखिए, जैसा कि जन्म कुंडली आपको दिख रही है, वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है और जन्म कुंडली का स्वामी होता है मंगल। मंगल इस जन्म कुंडली का लग्नेश है और वो लग्नेश कहाँ बैठा जाकर के जन्म कुंडली का सबसे जो दूर का भाव है। वैसे तो यहाँ पर 7 नंबर की राशि पड़ी हुई, तुला की राशि पड़ी हुई है, लेकिन जन्म लग्न से अगर देखना चाहें तो ये 12वें नंबर की राशि है। जन्म कुंडली के लग्न से सबसे दूर का स्थान ये है, यानी कि इसका एक मतलब तो आप बेसिक कह सकते हैं कि व्यक्ति को जन्म के कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद अपने जन्म स्थान से जितना दूर जा सकता है या जन्म स्थान से दूर जाने का योग है। लेकिन केवल एक ग्रह से आप ऐसा नहीं कह सकते। भाई, किसी भी व्यक्ति का लग्नेश द्वादश भाव में चला जाएगा तो क्या वो जन्म स्थान से दूर ही जाएगा? क्या वो विदेश ही जाएगा? उसके लिए हमें एक चीज़ और भी देखनी है कि वो विदेश घूमने की स्थिति में जाएगा, काम करने की स्थिति में जाएगा, धन कमाने की स्थिति में जाएगा, क्या कारण, या भाग उसको विदेश ले जाएगा। तो जब यहाँ पर लग्नेश को देखते हैं कि लग्नेश चला गया द्वादश भाव में, और द्वादश भाव के साथ ग्रह कौन कौन से बैठे हैं? बुध और मंगल। अगर आप बुध को देखना चाहें तो बुध आय भाव का स्वामी है, यानी कि एकादश भाव का स्वामी लग्नेश के साथ मिल करके द्वादश भाव में बैठ गया। यानी कि द्वादश भाव में विदेश में घर से दूर में जातक जुड़ा और जातक का फायदा जुड़ा, उस व्यक्ति का भाग्य जुड़ा, आप जुड़े और आपका भाग्य जुड़ा। और केवल भाग्य नहीं जुड़ा, केवल आय नहीं जुड़ी, साथ में एक और चीज जुड़ी, दसम भाव का स्वामी सूर्य। दशमेश यहां कौन है? सूर्य। सूर्य किस चीज का कारक है? सत्ता का कारक है, श्रेष्ठ पद का कारक है, बड़े पद का कारक है। लेकिन यहाँ पर सूर्य को देखें तो दसम भाव का स्वामी है, यानी कि इस जन्म कुंडली पर सूर्य महाराज कर्म भाव के कारक है। जातक स्वयं, जातक का कर्म और जातक की आय, ये कहाँ चली गई? जन्म कुंडली के 12वें भाव में, जिसको आप विदेश का भाव भी कह सकते हैं। यानी कि एक बात तो यहाँ से निश्चित हो गई
कि व्यक्ति जन्म के बाद अपने घर से बहुत दूर जाएगा, वहीं पर कर्म करेगा और उसी कर्म से उसकी आय होगी, क्योंकि उस व्यक्ति के साथ कर्म और आय भाव के दोनों स्वामी जुड़े हुए हैं। क्या भाग्य साथ देगा? प्रश्न तो उठ सकता है कि क्या इस व्यक्ति को इसके कर्म के साथ, इसकी आय के साथ, क्या उसका भाग्य साथ दे सकता है? तो भाग्य भाव को देखें तो भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा यहाँ बैठा नहीं है, लेकिन चंद्रमा अपनी सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव का स्वामी होकर के जातक को, जातक की लग्न को, जातक के कर्म को, जातक के आय को, सब कुछ देख रहा है। जो चंद्रमा है वो भाग्य भाव का स्वामी है, लेकिन चंद्रमा जहां बैठा है वहां आगे पहुंचना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। और आगे बढ़ने का मतलब वो भाग्य के माध्यम से बहुत कुछ देना चाहता है। वो उच्च का चंद्रमा नहीं है, लेकिन उच्चता की ओर बढ़ना चाहता है और अच्छा देने का प्रयास कर सकता है। तो इस व्यक्ति को भाग्य ने भी सब प्रकार से सहारा और भाग्य ने भी सब प्रकार से सब कुछ दिया। जन्म कुंडली पर, किसी की भी जन्म कुंडली पर जब राहु का चंद्रमा के साथ योग बनता है, राहु चंद्रमा के साथ जुड़ता है, राहु विदेश का कारक है, राहु का संबंध द्वादश भाव से जुड़ता है, तो उस जन्म कुंडली के व्यक्ति को, जातक को विदेश जाना पड़ता है। राहु यहाँ पर रेट्रो है, राहु हमेशा उल्टे चलते हैं, और रेट्रो होकर के राहु महाराज अष्टम हाउस पर आएंगे। अष्टम भाव से बैठ करके पंचम दृष्टि से लग्नेश, कर्मेश और आयेश, इन तीनों को देखेंगे। यानी कि राहु महाराज भी चाहते हैं कि व्यक्ति, जातक या जो भी जातक है, व्यक्ति है, वो विदेश में सेटल हो जाए। लेकिन एक चीज और गौर करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि केतु इस लग्नेश, लग्न और अन्य स्थितियों को देख रहा हो, क्योंकि ये विदेश में भेज तो देगा, ये सेटल भी कर देगा, लेकिन कहीं चंद्रमा से इसकी स्थिति तो नहीं बन रही। तो मालूम पड़ता है कि चंद्रमा को राहु किसी प्रकार से डिस्टर्ब करने का प्रयास नहीं कर रहा। वो अलग बात है कि जैसे हमने रेक्टो यहाँ पर किया, इसको भी रेक्टो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन रेक्टो होने के बाद केतु महाराज चंद्रमा से मिल रहे हैं, चंद्रमा को प्रभावित कर रहे हैं, चंद्रमा को दूषित कर रहे हैं, लेकिन द्वादश भाव में बैठ करके, लग्न के साथ बैठ करके, कर्म के साथ बैठ करके, आय के साथ बैठ करके। तो यहाँ पर एक नियम और लागू हो गया कि राहु महाराज जब भी किसी भी जन्म कुंडली पर द्वादश भाव को देखेंगे तो व्यक्ति का विदेश से संपर्क करा देंगे। जातक की आय के बारे में देखने का प्रयास करें। चतुर्थ भाव का स्वामी, केंद्र का स्वामी, तृतीय भाव के त्रिसठ आय, त्रिछय आय, ये इसको भी आय भाव का स्वामी कह सकते हैं। ये बाजू है, ये व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता है। चतुर्थ भाव का स्वामी और व्यक्ति की भुजाओं का बल, ये दोनों कहाँ बैठ गए? शनि महाराज के साथ लग्न में बैठ गए 8 नंबर की राशि पर। धन भाव का स्वामी गुरु द्वितीय भाव से चल करके पंचम भाव पर आ गया, अपने घर पर आ गया और त्रिकोण में आ गया। धन भाव का स्वामी त्रिकोण में आ गया, इसका मतलब ये जिनकी भी कुंडली है उनके जीवन में धन की कमी नहीं होनी चाहिए। यहां से बैठ करके जातक ने आय भाव के स्वामी को देखा। आय भाव के स्वामी में शुक्र महाराज बैठे हैं, जो एक केंद्र के स्वामी हैं, आय भाव में बैठ गए। गुरु की दृष्टि है, यानी कि जातक के पास आय अच्छी खासी होगी, व्यक्ति के पास अच्छी इनकम होगी, अच्छी आय होगी, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। लग्नेश और भाग्येश अगर एक दूसरे से किसी भी कारण से आपस में जुड़ रहे हैं तो भी आप कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति धनवान होगा। ये भाग्येश चंद्रमा यहाँ बैठा है, लग्नेश यहाँ बैठा हुआ है। चंद्रमा और मंगल
एक साथ जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जातक के पास पर्याप्त धन होना चाहिए। नवमेश और दशमेश किसी भी जन्म कुंडली पर जब इनका संबंध होता है तो व्यक्ति की आय अच्छी होती है, व्यक्ति की इनकम अच्छी होती है। ये भाग्य भाव का स्वामी है, कर्म भाव का स्वामी है, दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। इधर से उच्चता की ओर बढ़ता हुआ चंद्रमा लग्नेश को देख रहा है, कर्म भाव को देख रहा है, आय भाव के स्वामी को देख रहा है। शुभ दृष्टि है चंद्रमा की सूर्य के यहाँ बैठ करके, यानी कि चंद्रमा सब प्रकार से व्यक्ति को धन देने का प्रयास कर रहा है। गुरु भी आय भाव के स्वामी को देख रहा है। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ का स्वामी यहाँ पर है, यहाँ का स्वामी यहाँ पर है। एकादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में चला गया, द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव में चला गया। अगर इसको इंटरचेंज करें, शुक्र को यहीं वापस भेज दें, बुध को यहाँ पर भेज दें वापस, बुध रेक्ट्रो भी है तो रेक्ट्रो होकर के यहाँ पर आ जाएगा। उच्च का बुध है, ऐसे उच्च के बुध में गुरु की दृष्टि है। बुध गुरु को अपना शत्रु मानता है, लेकिन गुरु शत्रु नहीं मानता। गुरु तो अपने बुध को पुत्र मानता है। गुरु की शुभ दृष्टि है, यानी कि जातक की आय जीवन भर बनी रहेगी। इस जन्म कुंडली पर सब कुछ अच्छा अच्छा है, एक निगेटिव इफेक्ट है सूर्य। सूर्य महाराज कहाँ बैठे हुए हैं? द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, लग्नेश के साथ है, आय भाव के स्वामी के साथ है। भाग्य की पूरी दृष्टि सूर्य पर पड़ी हुई है, लेकिन सूर्य नीच का है, नीचता की ओर नहीं, परम नीच का है। और सूर्य जब किसी भी जन्म कुंडली पर नीच का हो जाता है तो वो उच्च का पद देने से कतराता है। उच्च का पद तो देगा, लेकिन उस फील्ड का, उस क्षेत्र का जो सबसे उच्च पद होगा, उस पद तक उस व्यक्ति को पहुंचने नहीं देगा। नीच का सूर्य, उस नीच के सूर्य के आगे बैठा हुआ केतु सूर्य को आगे बढ़ने नहीं देगा। उस नीच के सूर्य के आगे बैठा हुआ शनि सूर्य को पूरी ताकत से आगे बढ़ने नहीं देगा। ये जिनकी कुंडली है, ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं, जिनका नाम LK आडवाणी जी है। सब कुछ जीवन में अच्छा था, सब कुछ बढ़िया प्राप्त हुआ, सारी सुख सुविधाएं जीवन में है, लेकिन केवल और केवल नीच के सूर्य ने इस व्यक्ति को राजनीति के सबसे बड़े पद तक पहुंचने से रोक दिया। आज के संस्करण में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। आप सबको राधे कृष्णा, नमस्कार।